हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स का एक वन शॉट, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वन शॉट है जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलाज और सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये सब कुछ मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो उन एफर्ट्स को थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप हमारे चैनल पर चले जाओगे, जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले तो देखो, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़। अब ये सीरीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के। जितने भी बच्चे इस साल 2024-25 के लिए वहाँ की क्लास 12 का पेपर मतलब कि देने जाएंगे, ठीक है, 2025 में, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ, रिलेशन एंड फंक्शंस और मैट्रिसेस जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ। मैट्रिसेस की जो सेकंड वीडियो है वो आज आपको हमारे चैनल पर मतलब कि आज रात तक वो जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब देखो, आपको याद होगा इसके साथ साथ मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का भी जो है वो मतलब कि पूरा दोबारा से वीडियो को शूट किया था। सेम वैसे जैसे ये मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता होने। देखो, मैट्रिसेस ऑलरेडी देखो हमारे चैनल पर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे चैनल पर पूरा क्लास 12 का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है पुरानी बुक के हिसाब से। क्योंकि कुछ बोर्ड्स में अभी भी कुछ पुराने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अब मतलब कि सीबीएसई, जिस तरह से सीबीएसई ने कट किया, बट वैसे कई स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस जो है कट नहीं किया। तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे चैनल पर कवर नहीं है, वो सब कुछ कवर है, ठीक है। अब देखो, मैट्रिसेस जो है वो सब कुछ मतलब कि हमारी वीडियोस कवर हैं, बट ये एक सिंगल वीडियो मैंने अपना एक पूरा एक्सपीरियंस जो है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस एक वीडियो में डालने की कोशिश की। और एक वीडियो में मैंने आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, जितने भी मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ बताने की कोशिश की है, ताकि ये एक वीडियो आपको एमसीक्यूज़ में पेपर के टाइम जब रिवीजन करोगे बहुत हेल्प करने वाली है। तो सेम वे से अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर भी जो है, डिटर्मिनेंट चैप्टर भी जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में चैप्टर में कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि 4.2 जो है वो सीबीएसई से मतलब कि डिलीटेड है, बट 4.2 जो है वो मतलब कि कुछ और बोर्ड्स में है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मैपिंग दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, वो एक मैपिंग की हेल्प से आपको सॉल्व हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी मैपिंग दी थी। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट कवर है। अब जितना भी ये डिटर्मिनेंट है, इस सारा जो डिटर्मिनेंट है उसका पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मतलब इस एक वीडियो से आपको डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप डिटर्मिनेंट्स को पूरा थॉरली पढ़ना चाहते हो, और उसके बाद देखो, इस वीडियो के जस्ट बाद ना आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन मिलेगा डिटर्मिनेंट्स का। जब ये वीडियो कर लेते हो, उसके बाद एनसीईआरटी को भी कवर करते हो और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेते हो, तो बिलीव मी, आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं लेता हूँ, बशर्ते आप मतलब कि दिल लगा के अच्छे मन से पढ़ोगे। अगर आप अच्छे मन से एक बार पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर में नहीं, क्लास 12th में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। उम्मीद है आप वीडियो को मतलब कि लाइक भी करोगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो सही बच्चों तक पहुँच पाए। तो डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें, अभी तक लोड नहीं हुआ ये, तो देखो डिटर्मिनेंट ना, देखो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो दोनों चैप्टर जो हैं इंटरलिंक्ड है। अगर आपको मैट्रिसेस अच्छे से क्लियर है तो डिटर्मिनेंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मतलब मैट्रिसेस की नॉलेज के बिना आप डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। तो ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 2 में, मतलब ये यूनिट 2 है और इसमें 2 चैप्टर हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। सबसे ईजीएस्ट यूनिट है और इसमें से आपको अराउंड 10 मार्क्स का पेपर जो है वो पेपर में आएगा। और ये इतना ईजी है कि ये 10 मार्क्स जो हैं, मतलब कि मैं इस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि जो ईजी है उसको इस तरह से किया जाए कि आपका एक भी मार्क जो है, मतलब एक भी नंबर जो है वो कट ना हो पाए। तो उसी वे से हम तैयारी करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में है क्या, देखो टू एवरी, देखो इसे डेफिनेशंस जो भी लिखी हैं ये हमें याद नहीं करनी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेफिनेशंस हमें याद नहीं करनी होती, बट हाँ जब पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो जरूरी है। AIJ आपको पता है, जर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कम्प्लेक्स
रियल और कम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक नंबर डिनोट कर पाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। अब वो नंबर कैसे आएगा, यहाँ पर मैंने आपको वो बताने की भी कोशिश की है, वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ कई बार ट्रायंगल का साइन भी बना होता है, कई बार ए के आसपास जो मॉड का साइन है इसको भी हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो ये बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं मैट्रिक्स ए लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लिखूँगा, देन डिटर्मिनेंट कैसे लिखूँगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। तो इसको लिखने का तरीका भी ये है। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पेपर में आपसे गलती हो। कुछ बच्चे यही सोच कि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। अब ये देखो भैया ब्रैकेट्स मुड़ी हुई हैं, तो ये मैट्रिक्स है। अब ये बिल्कुल मॉड का साइन है, तो ये क्या है? आपका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, आपके सिलेबस में जो है वो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है, जैसे मैट्रिसेस जो है वो 3x3 तक ही है, सेम वे से डिटर्मिनेंट भी जो है वो 3x3 तक ही है। बट ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत सी बुक में भी नहीं है, और बहुत बच्चे इन चीज़ों को मिस करते हैं। और जब कई बार क्या होता है कि हम मुश्किल चीज़ें पहले कर लेते हैं, बट जब आसान चीज़ें होती हैं वो छोड़ देते हैं, उनका क्वेश्चन पेपर में आता है और वो हमसे नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? फिर इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कितना आएगा? 2। इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कितना आएगा? 2 ही आएगा। सेम वे से यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2। तो 2x2 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस इसको इससे, ये याद रखना प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखो तो हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? हम करेंगे जी इसको, देखो लेफ्ट टॉप, मैं इसको हमेशा ऐसे याद कराता हूँ, टॉप लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। 1 × 4 माइनस, बीच में माइनस है, 3 × 2। प्लीज़ इसको आगे पीछे मत करना, कुछ बच्चे इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर माइनस प्लस में फ़र्क आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? 4, यहाँ पर कितना आएगा? -6। तो कितना आंसर आ गया? -2। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये जो देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम एक नंबर डिनोट कर पाएं, तो जैसे ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2, 1 2 3 4, मैंने इसको कौन सा नंबर एसोसिएट किया है? -2। तो ये -2 जो है ये इसका क्या है? डिटर्मिनेंट। अब देखो ये बहुत आसान है, बट यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ये कौन सा है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। मतलब कि यहाँ पर ये सारा मेन काम है। जैसे मैट्रिक्स में एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। वैसे ही डिटर्मिनेंट में ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 तो आसान है, ये बहुत मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या लिखा हुआ है? देखो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ मैंने, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट कैन बी एक्सपैंड थ्रू एनी रो। इसको हम किसी भी रो से, देखो 2x2 में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती, 1x1 में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती, बट 3x3 में दिक्कत का मतलब ये है कि इसको हम बहुत, मैं सही बताऊं तो इसको हम 6 तरीकों से डिटर्मिनेंट इसका निकाल सकते हैं। तो पूरे 6 तरीके हैं जिससे हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इट कैन बी एक्सपैंड थ्रू एनी रो, रो 1 रो 2 रो 3। तो इसको रो 1 रो 2 रो 3 से एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है। सेम वे से इट कैन बी एक्सपैंड थ्रू एनी कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, यहाँ मैंने एक बात लिखी है, बट जनरली वी ऑलवेज यूज फर्स्ट रो टू एक्सपैंड इट। हम नॉर्मली आपको स्कूल में भी ऐसा ही होगा कि टीचर्स आपको जस्ट रो 1 से बता देंगे। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी पार्ट पर ये ना लगे कि हम क्वेश्चंस को क्रैम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो। मान लो ये आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो कितना है? सर जी 3x3। तो कैसे करना है इसको? तो कैसे करना, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैं आप तरीका बता रहा हूँ, ये पहली बार अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको, अच्छे से समझ लेना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक्सपैंड थ्रू रो 1। रो 1 में पहला एलिमेंट कौन है?
रो 1 में पहला एलिमेंट बताओ कौन है, A11। ठीक है, तो मैंने क्या किया रो 1 वाली सारी, देखो रो 1 और देखो ये एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दिया, तो मेरे पास ये बच गया A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, मतलब ये लिख लिया। अब उसके बाद A12 लिखा है मैंने, उसके बाद मैंने लिखा है A12। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है A12, तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, जैसे A12 ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये यहीं पर रहेगा। ठीक, तो ये यहीं पर रहेगा। अब देखो इसको रिमूव करते हैं, तो अब हमारा जो एलिमेंट है वो ये है। तो मैंने ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दी A12 के साथ, A12 के साथ मैंने ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दी, तो मेरा क्या बचा A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A32, मतलब कि ऑर्डर, सॉरी यहाँ मैंने 3 लिखना था ना, 3 लिखना था, तो ध्यान रखना इन बातों का, कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा A33, A21, A23, A31, A33, ये भी चेक कर लो, A22, A23, A32, A33। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये भी हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, हमें इस एलिमेंट पे जाना है A13 पर। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मूव करेंगे यहाँ पर, तो हम ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो मेरे पास कितना बचा, A13 के साथ कितना बचा, A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये हो गया। इतना आप समझ पाए हो, आई होप इतना आप समझ पाए हो। तो ये होती है एक्सपेंशन। अब बीच में करना क्या है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक सा बताना चाहूँ चीज़ें, तो बेसिक ये होता है, यहाँ पर हमेशा -1 होता है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है -1, उसकी पावर 1+1। ये 1+1 कहाँ से आया, A1 में। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली रट्टा भी मरवा सकता हूँ कि ऐसे कर देना, बट मेरी आदत नहीं है कि आपको मैं रट्टा मरवाऊँ। मैं आपको पूरा फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद अगर आपको इसको रट्टा मार लो, समझ लेना, आपकी मर्जी है। तो होता क्या है, सबसे पहले -1 की पावर 1+1, ये इसके अकॉर्डिंग है 1+1, -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 1+3, तो ये इवन बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली कितना आएगा, A11। अब आपको पता है इसको हमको मल्टीप्लाई भी करना आता है, तो क्या करेंगे, A22, A33 माइनस A23, A32। देखो ये आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, बहुत आसान है, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कितना बनेगा, माइनस, ये ऑड है ना, माइनस बनेगा, A12 है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये डिटर्मिनेंट हमें, देखो ये डिटर्मिनेंट कौन सा है, ये वाला डिटर्मिनेंट कौन सा है, 2×2, इसको हमें सॉल्व करना आता है। A21, A33, ये हमें याद नहीं करना है ऐसा कि A31 है, ये 32 है, ये कुछ नहीं याद करना, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। ये कितना बना, प्लस, तो यहाँ पर A21, A32 माइनस A22, A31, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो बेसिकली इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको टीचर ऐसे याद करवाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और ये कितना होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब अगर आपको रो 1 से इस तरह से एक्सपेंड करना है, सेम वे से आप रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लो मुझे इसको एक्सपेंड करना है बाय रो 1। ठीक है, मान लो मुझे इसको एक्सपेंड करना है बाय रो 1, तो हम क्या लिखेंगे, सर जी 1। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 1। तो हम क्या करेंगे, हम 1 वाली रो और 1 वाली, हम क्या लिखेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक, लो बस एक बार समझना, उसके बाद आपके लिए इजी है। तो मैंने 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दिया, तो मेरे पास कितना बच गया, 5, 6, 8, 9। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आपको पता है, उसके बाद इसकी बारी है, किसकी बारी, 2। अब यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, माइनस। अगर आपको भूल भी जाए, आपको पता है ये कौन सा एलिमेंट है, A12, और ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, तो 4, 6, 7, 9। अब इसके बाद यहाँ पर चलना है, यहाँ पर कौन है, +3। ठीक है, तो कितना आएगा, 4, 5, 7, 8। चलो जी, अब हमारा काम जो है बहुत आसान है। 1 करो जी मल्टीप्लाई, इसको करो, 5 9 ज़ा 45, 8 6 ज़ा 48, -2। यहाँ पर 4 9 ज़ा 36 माइनस,
यहाँ पर माइनस लिखना मत भूलना प्लीज़, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। 8 4 ज़ा 32 माइनस 7 5 ज़ा 35। तो ए का डिटर्मिनेंट फिर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा जी -3, यहाँ पर आएगा जी -6 है ना, और यहाँ पर आएगा -3। तो -3 + 12 -9। तो ये बाय चांस है कि 12 - 12 कितना आ गया, 0। ये जरूरी है कि डिटर्मिनेंट 0 ही आए, 0 मतलब कि 0 से अलावा भी नंबर आ सकता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको रो 1 से एक्सपैंड करके दिखाया। सेम वे से आप रो 2 से एक्सपैंड कर सकते हो, रो 3। अगर आप रो देखो, एक मैं बता देता हूँ आपको, मान लो आपको रो 2 से इसको एक्सपैंड करना है। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, 4 को। 4 के साथ कौन कौन लिखेंगे, 4 के साथ कौन कौन लिखेंगे हम, 2 3 8 9। तो इस तरह से हम फिर 5 की बारी है, फिर 6 की बारी है, 4 के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे और इसमें कुछ भी समझने को नहीं है। मेन है कि आपको एक्सपैंड करोगे। डिटर्मिनेंट जो है, अगर आपको एक्सपैंड करना ही नहीं आता, फिर मान लो कि डिटर्मिनेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है तो आप वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब ये एक बार मैंने आपको एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1 से समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है कॉलम 1, ठीक है। तो ये वाली आपकी कॉलम 1 है, और ये चलो जी कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कॉलम 1 में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये वाला एलिमेंट है A11। तो मैंने A11 लिखा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्या लिखा, A22 A23 A32 A33। अब आपको पता है ये A11 है, तो A11 के आगे क्या लगेगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि ये और इवन है, 1 + 1 इवन होता है। अब आगे चलते हैं, अब इसको इरेज करो जी, ठीक है। तो अब आगे अगर चलें तो ये यहाँ पर कॉलम है ना, अब इसको मूव करेंगे। अब कॉलम 1 में दूसरा एलिमेंट कौन है, 2 1। अब 2 1 ऑड है, तो इसके क्या लगेगा, माइनस। क्या लगेगा, -1 की पावर 2 + 1 कितनी होगी, माइनस, तो माइनस लगेगा। अब देखो A12 A13 A32 A33, ठीक लिखा ना मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको नीचे ले आओ। अब कौन है, 3 1 लिखा है, 3 1 इवन बन गया, तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस। अब कौन कौन रह गया, A12 A13 A22 A23। इसके बाद तो हमारा काम पता ही है, प्लस माइनस प्लस, बस प्लस माइनस। देखो कंफ्यूजन ना हो, या तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लो इस तरह से, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। या तो आप ये पैटर्न याद रख लो। अगर आपको ये कभी भूल भी जाए तो कैसे याद रखोगे कि इवन सम है तो प्लस है, ऑड सम है तो माइनस है। तो इसको भी एक बार जस्ट जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं अब लिख देता हूँ बाय कॉलम 1। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 की, मतलब इसकी बात करते हैं। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। 1 के साथ हम ये वाली रो क्या रह जाएगा मेरे पास, 5 6 8 और 9। उसके बाद कौन है, उसके बाद है हमारा जी 4। उसके बाद कौन है हमारा 4, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन है 4। अब 4 वाली देखो, 4 वाली यहाँ ऐसा करो, इसको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। तो देखो 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है, ठीक है। 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। देखो कुछ ऐसे है, ये देखो 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो 4 कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, A21 सेकेंड रो, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, -4। तो कितना रह गया, 2 3 8 9। उसके बाद कौन है, उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3 1। अब 3 1 मतलब और मतलब इवन है ना, प्लस आएगा तो यहाँ 7 लिखेंगे। कौन कौन रह गया, 2 3 5 6। बस हमारा मेन काम तो हो ही गया, तो अब हमें जस्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। देखो सेम डिटर्मिनेंट है, आपको एक और बात पता लगेगी, आपको मैं लास्ट में एक और बात भी बताऊंगा। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 45 - 48 -4, 2 9 ज़ा 18 माइनस 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 प्लस 7, 2 6 ज़ा 12 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 15। तो करो जी कैलकुलेट इसको, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर कितना आएगा -6,
यहाँ पर कितना आएगा -3, तो -3 + 24 -21, सॉरी यहाँ +24 है, ठीक है। 24 - 24 कितना आया 0। यहाँ पर हमने एक बात गौर की, ये मैंने जानबूझ के सेम डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप रो 1 से एक्सपैंड कर लो, चाहे आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लो, आंसर डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं हो सकता। ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज हो जाएगा, वो सेम रहेगा। सेम वे से आप कॉलम 2 से भी कर सकते हो। मतलब मेन यह है कि आप समझ लो, और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो रो 1 से मैंने एक्सपेंड किया था, रो 2 से आप करके देखो, आपको आंसर तो पता है ये 0 आएगा आपका, ठीक है। और एक अगर आपने कॉलम 1 से कर लिया, एक बार कॉलम 2 से भी करके देख लो, जस्ट कंफर्टेबल हो जाओ। और यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट में पहले बात बताई थी कि नॉर्मली हम हमेशा रो 1 का ही यूज़ करते हैं, मतलब इसी रो 1 का ही हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा हम कंफर्टेबल उसी में होते हैं। और नॉर्मली बच्चे भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, बट फिर भी आपको सब कुछ मतलब कि आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट जो हमें करने वाले 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ये जो देखो आज की वीडियो में आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो एनसीईआरटी में, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी में सारे रिजल्ट्स हैं, बट उसको मैं अपने तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक एमसीक्यू वगैरह पक्का आ सकता है, तो उन्हें बहुत ध्यान से करना है इसको। अब देखो ये जो रिजल्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर एक मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाता है। ऑलमोस्ट देखो इसका मतलब क्या है, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन के ए। ये अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इसको समझ पाओ। तो देखो ए कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 4 3 2 1 4 3। के कोई भी स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के ए। देखो सबसे पहले के ए निकालो, के ए निकाल दो, कितना आएगा, ये हमने मैट्रिक्स में थी क्या, 2k के 4k 3k, ठीक है। अब उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट, के ए का डिटर्मिनेंट। अब ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6k स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4k स्क्वायर, तो कितना आ गया 2k स्क्वायर। तो हमारा के ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2k स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास क्या है, k की पावर n है ना, n क्या है ऑर्डर, n क्या है हमारा, पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लो, ए डिटर्मिनेंट नाउ ए का डिटर्मिनेंट मतलब 2 1 4 3 कितना आएगा डिटर्मिनेंट इसका, 2 3 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया यहाँ पर हमारे पास 2। नाउ के की पावर, अब यहाँ पर n है, n का मतलब क्या है ऑर्डर, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 मतलब 2 है, और साथ में कितना है ए का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर इंटू 2, ये कितना बन गया 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के स्क्वायर ए, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब अगर ऑर्डर देखो n तो मैंने वैसे ही लिखा है, अब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये सोच के देखो, ये पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है। वो कई बार क्या करते हैं कि वो आपको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देते हैं, और साथ में बोल देते हैं कि वो बोल देते हैं ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू देके वो आपको क्वेश्चन पता क्या पूछेंगे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू देके वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, 3a का पूछा है, और ए बता देंगे कि वो 3 × 3 मैट्रिक्स है, 4 × 4 मैट्रिक्स है, तो आपको फॉर्मूला पता है। अगर यहाँ पर एक 3 × 3 मैट्रिक्स है तो इसका आंसर पता कितना आएगा, या मान लो यहाँ पर 2 ही लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, आपको कन्फ्यूज़न होगी, 4 लिख दो, 4 लिखो यहाँ पर, ठीक है। मान लो यहाँ पर 4a की वैल्यू पूछ रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 की पावर, अगर ये a जो है, अगर ये एक 3 × 3 मैट्रिक्स है
तो 4 की पावर 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, 4 की पावर 2 कितनी होगी 16, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको आनी चाहिए, ये पक्का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये लिख के ले लो। 99% श्योरिटी है कि इसका पेपर में कोई क्वेश्चन या इसका डायरेक्टली कोई किसी क्वेश्चन में यूज़ जो है वो आपको आ सकता है कि के ए अगर हम बाहर से कोई स्केलर, देखो इसको वैसे ना मैं इसको और तरीके से भी समझाता हूँ कि जब प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं कि डिटर्मिनेंट में से जब भी हम कुछ कॉमन निकालते हैं तो वो पावर में निकलता है, मतलब वो हर एक रो हर एक कॉलम में से निकलता है। बट हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से वो रिमूव्ड है। हमें बस इतना याद रखना है कि अगर हम किसी स्केलर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो इस हिसाब से अपना आंसर जो है वो देगा। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी आपको बता ही देता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए मान लो कितना है 2 1 4 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना आएगा 2 3 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। नाउ अब ऐसा करो इसका ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स का 2 1 4 3, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो 2 3 6 माइनस 4 कितना आया 2। मतलब ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको किसी भी और तरीके से आ सकता है। यहाँ पर जितना सिंपल वे में मैंने लिखा है ये जूनियर के पेपर में भी ऐसा आएगा, बट ये हाँ रिजल्ट यूज़ हो सकता है कि ए का डिटर्मिनेंट और एक ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है सेम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो प्रॉपर्टीज़ हमारी रिमूव हो चुकी हैं सीबीएसई के सिलेबस में से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं और काफ़ी बच्चों को मुश्किल भी लगती हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास अच्छा चांस है कि आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये वाला, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट। ये आप सब जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है। बट आपने ये भी सीखा होगा, ठीक है, बट आपने ये भी सीखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, हेरोइंस फॉर्मूला, हम इसको हेरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, ए क्या होती हैं साइड्स, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ठीक है। ये क्यों बता, आपको मन में चल रहा होगा सर क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट है, यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। अब नेक्स्ट जो है ये भी हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने एक ट्रायंगल का फॉर्मूला, आजकल वैसे 10th में से सीबीएस ने इस टॉपिक को रिमूव कर दिया, बट हमने पढ़ा हुआ है कि ये ट्रायंगल का एरिया वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो तीनों वर्टेक्स से ऐसे अगर मैं उनको मल्टीप्लाई इस तरह इस हिसाब से मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँ, ये क्या है हमारी फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारी डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो डिटर्मिनेंट की फॉर्म, मतलब इसको मैंने ना, मतलब कुछ बच्चों को ये होता है कि सर हमें प्रूफ भी देखने हैं, तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पहले ही सारा सिलेबस जो अपलोडेड है उनमें हर एक चैप्टर हर एक एक्सरसाइज के आगे मैंने बेसिक वीडियो डाल रखी है। उस वीडियो में मैंने आपको इसका फुल प्रूफ भी करवाया है कि किस तरह से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें वो यही बनता है। तो यानी कि जब भी हमें देखो, अगर हमें ट्रायंगल की 3 वर्सेस गिवन होगी, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से 1 1 1 अपनी तरफ से हम 1 1 1 ऐड करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को मतलब कि सॉल्व करेंगे, आगे क्या लगाएंगे 1/2, तो हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये क्या है, ये वर्टेक्स दिए, ये मतलब कि हमारी वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस का मतलब ये, अगर हमें एक कोई पॉइंट दिया 2 3, ये 4 5, ये 6 7, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो इन बातों का जो है वो आप ध्यान रखोगे कि इस तरह से काम करता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला जो है, अब देखो ये फॉर्मूला जितना सीधा आपको लग रहा है, मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आपको आएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वो बताने की कोशिश करूँगा, कुछ काम की बातें, मतलब जिस तरह यहाँ मैंने 3 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तीनों आपको क्वेश्चन में आ सकती हैं। पहली चीज़ क्या लिखा, सिंस एरिया ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी सो वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट, मतलब पॉजिटिव। देखो नॉर्मली क्या होगा, जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो एरिया की, मान लो आपने सॉल्व किया,
मान लो आपने किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू -2 आई और उन्होंने पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिख के आओगे? +2। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिख के आओगे? +2। इसका मतलब यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को नॉर्मली मुश्किल भी लगता है। इन सम क्वेश्चंस एरिया इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट सम वर्टेक्स। इन सच क्वेश्चंस वी विल ऑलवेज यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एरिया। मान लो आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आया जिसमें एरिया आपको गिवन है 4, ठीक है, और आपको 2 वर्टेक्स दे रही है, एक 1 2 है, एक 3 4 है। वो बोल रहे हैं आपको कि 5 ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो, x, y, थर्ड वर्टेक्स निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सर जी? ये लिखेंगे 1 2 3 4 x y, ठीक है, कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? 4। यहाँ पर हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देखो ये तो एरिया की वैल्यू है और ये हमने एरिया का ही फॉर्मूला लिखा है, बस ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पर प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली कई बार इसमें से MCQ आ जाता है या कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बच्चे एक आंसर लिख के आते हैं जबकि इसके 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। इसके 2 आंसर पॉसिबल होते हैं, मतलब अगर एरिया गिवन है और कोई वर्टेक्स पूछा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो है एरिया की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस में एरिया की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेंगे। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आप 4.3 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन, अच्छा ये देखो आप समझने की कोशिश करो। अगर एरिया 0 ही आ गया, इसका मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं, ये जो मतलब ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहीं पर है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर है, एक ही लाइन पर है। देखो ये आप समझने की कोशिश भी करो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए मतलब वहाँ पर ट्रायंगल जो है फॉर्म ही नहीं हुई, और अगर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुई इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। देखो नॉर्मली ट्रायंगल जो है वो 3 पॉइंट्स में से, देखो एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक। अगर ये वाला पिंक पॉइंट यहाँ, ये ग्रीन पॉइंट यहाँ पर है तो फिर तो ट्रायंगल फॉर्म हो गई। अगर ये यहाँ पर है तो भी ट्रायंगल फॉर्म हो गई, अगर ये यहाँ पर है तो भी ट्रायंगल फॉर्म होगी। बट अगर ये यहाँ पर फॉर्म है, मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ट्रायंगल बनी नहीं। अगर ट्रायंगल बनी नहीं इसका मतलब एरिया कितना है? 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में बहुत बार आया, ये आपको बहुत बार पेपर में आ सकता है कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर प्रूव करके दिखाओ, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से, मतलब डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप कुछ कर सकते हो। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन जो आपको पेपर में आ सकते हैं और बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिस तरह से आपका पेपर का सिनेरियो अब है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये टॉपिक एज इट इज़ खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके बाद इनवर्स वाला, जिसमें हम 5 मार्क का क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर्स मैंने लिखा हुआ है, माइनर्स मान लो मुझे माइनर इसका कैलकुलेट करना है, मान लो मुझे इसका माइनर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? फिर से वही हमारा फंडा है कि हम क्या करेंगे, हम ये वाली कॉलम और ये वाली रो जो है वो छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या बचा? बताओ। मेरे पास बचा 1 4 3 और 6, और इसका कर दो जी डिटर्मिनेंट। कितना आएगा? 6 - 12 मतलब -6। तो ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? माइनर ऑफ 8। अब सेम वे से देखो, ये माइनर इस तरह से हम 4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर भी मान लो मुझे 8 का कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर भी जो है वो 8 का कैलकुलेट करना है, मतलब इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है 8 का, ठीक है। कोफैक्टर भी मुझे जो है वो इसका कैलकुलेट करना है 8 का। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। लिखो जी, मेरे पास क्या क्या रह गया? 1 4 3 6, ठीक है। अब आप कहोगे जब सेम है फिर 2 अलग अलग नाम क्यों हैं? जब दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं मैंने, फिर अलग अलग नाम क्यों हैं? थोड़ा सा चेंज है बच्चों, थोड़ा चेंज है। वो कैसे है? अब इसमें थोड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला पार्ट यूज़ होगा। अब 3 2 है,
मेरे को ये बात बता दो कि 3 2, मैंने ना इसको आपको डिटर्मिनेंट में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, -1 की पावर 3 + 2, मतलब ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर इसके आगे, और इसकी वैल्यू 6 - 12 कितनी आई, +12, कितनी आई, +12। माइनर कितना था, सॉरी 6 - 12 -6 है ना, सही लिखा मैंने। यहाँ पर भी कितनी आएगी, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगी -6, पूरा कर देता हूँ, -6 मतलब A32 जो है वो कितना आ गया, +6। अब ये क्या है, अब ये बेसिकली क्या है, कोफैक्टर ऑफ 8। माइनर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम ऐसे निकालते हैं, सेम वे से आप खुद से जो है वो कोफैक्टर जो है वो 6 का निकाल के देख सकते हो। 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए क्या करेंगे हम, 6 के लिए हम ये वाली रो, ठीक है, और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। मेरे पास क्या बचेगा, 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो इस तरह से आप किसी का भी माइनर या कोफैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके बीच में डिफरेंस भी समझ चुके हो कि माइनर के आगे कुछ नहीं होता, मतलब सिंपल एक हिसाब से डिटर्मिनेंट ही करना होता है। कोफैक्टर में आगे माइनस का साइन या प्लस का साइन होता है। अगर तो ये 3 + 2 ऑड बनेगा तो माइनस आएगा आगे, अगर ये इवन बन गया तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कि जो माइनर है, माइनर का पक्का ये नहीं है कि एम का ही यूज़ होगा, वहाँ पर माइनर भी लिखा हो सकता है। बट पूरी बुक में, आपकी पूरी इस बुक में एनसीईआरटी में जहाँ पर भी कैपिटल ए आएगा, मतलब वो कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि कैपिटल ए का मतलब है कोफैक्टर। अगर मैं ये लिख दूँ कि कैलकुलेट, पेपर में ये लिखा आ गया कैलकुलेट A33, कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब इस 9 का मुझे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। इस 9 का मुझे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान रखोगे। अगर आपको ये क्लियर है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इन्वर्स करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। और मैं आपको यही कहूँगा कि यहीं पर वीडियो को पॉज करो और खुद से 1-2 कोफैक्टर जो है वो खुद से निकाल के देखो, आपको मतलब अच्छा लगेगा कि यस हमें ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है MCQs के लिए कुछ काम की बातें। अब ये जो बातें हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में हैं, बट बहुत ही वो होता है ना, बट जिस तरह से मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बीच की बातें हैं और आजकल MCQs रीजन सर्शन में बीच की बातें ही आ रही हैं। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, A12 A13 सारा मैट्रिक्स 3x3 है। अब पढ़ना इसको, इफ़, यहाँ पढ़ना प्लीज़, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, अगर हम किसी भी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें बाय कोफैक्टर्स, अब इसको प्लीज़ याद रखना, कोफैक्टर्स ऑफ, ये मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, सेम रो और कॉलम। अगर हम किसी भी रो को, देखो किसी भी रो के एलिमेंट्स को, मान लो रो के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स जो है लिखता हूँ। जैसे पहली रो की बात करते हैं, A11 A12 A13। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ विद कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, कोफैक्टर्स के साथ। इसी का कोफैक्टर कौन होगा, देखो लास्ट पेज मैंने आपको बताया था कि इनके जो कोफैक्टर्स होते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसी को मैं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी को मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी को मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, और देन देयर सम इज ऑलवेज गिव्स अस वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। और अगर मैं इनका जो है वो सम कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। और सेम वे से अगर मैं मान लो मैं कॉलम की बात करूं, अगर मैं इस कॉलम को उठा लूं, A13 A23 A33, ये वाली कॉलम मैंने उठाई है, और इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, A13 A23 A33,
तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इनको प्लस करके, इनको प्लस करके हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। देखो समझने की कोशिश करो, ये तो एलिमेंट है, ये तो कोफैक्टर है A11। मान लो इसी कोफैक्टर की अगर हम बात करें, ये बेसिकली कैसे निकलता है, इसको छोड़ के ये आ गया, और इसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। कोफैक्टर में हमें यही फ़र्क होता है ना, कोफैक्टर के आगे नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही बन गया। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही है। अब ये हम किसी भी ऐसे हम 6 लिख सकते हैं, रो 1 के साथ भी लिख सकते हैं, रो 2 के साथ भी, और ये आपको MCQ भी NCERT में भी है और आपको पेपर में भी आ सकता है कि ये जो है, ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसका आंसर कितना आएगा, 0, 1, 2, 3, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप ये याद रखोगे कि ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेम वैसे इसको पढ़ना जरा, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो सेम है और कॉलम, ठीक है, एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ, मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज ऑलवेज 0। अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी एक रो उठा लो, मान लो मैंने पहली रो ही उठा ली, A11, A12, A13। अगर मैं इसको किसी और, देखो अगर मैं इसको सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। अगर मैं किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे A21, A22 और A23, तो इनका अगर मैं सम करूं, इनका अगर मैं सम करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा जी 0। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। NCERT में इसको ऐसे लिख के बताया गया, मैं आपको फील करवा रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो। एक कॉलम उठा लेते हैं, एक कॉलम उठा लेते हैं, ये वाली A12, A22, A32, मैंने ये वाली कॉलम उठा ली, ये सेकंड, ठीक है। अब इसको किसी भी और मतलब कि कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ये जैसे ये वाली से करूँ, A13, A23, कॉलम को कॉलम से करना, रो को रो से करना है, A33। अब करो जी इनको प्लस, अगर आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 0। और ये आप जो है वो खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लो, ऐसा सॉरी मैट्रिक्स लो 3x3, उसमें कोई भी मतलब कि रो के सारे कोफैक्टर, देखो पता क्या करो, आपको उसके सारे कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकालना आपको आता है, कोफैक्टर निकालना आपको आता है, कोफैक्टर निकाल लिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करो। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो 0 आएगा। अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहते हो, फिर वही बोलूँगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वो देख सकते हो, शायद 4.4 में आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको विद प्रूफ भी बताया हुआ है। और ये प्लीज़, ये बातें काम की बातें, इसको नोट करके कहीं पर भी रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बट ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से ऐसा सोन हम बहुत से कम्बिनेशन बना सकते हैं और आंसर कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट है जी एडजॉइंट। ऑलमोस्ट हम इन्वर्स के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, और जैसे ही इन्वर्स तक पहुंचेंगे समझ लो हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये मतलब कि ये भी हमारा हो गया, इसमें से कुछ रह तो नहीं गया, यस। इसके बाद ना, हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज जो है 4.4 कम की 4.4 की इंट्रोडक्शन में अगर आप इसकी एग्जाम्पल भी देखना चाहते हो तो मैंने एग्जाम्पल भी करवाई हुई है आपको, ठीक है, वो 4.4 की इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। ये बेसिकली आपकी 4.5 की इंट्रोडक्शन है। तो देखो इसमें कौन सा टॉपिक है, इसमें आपका है जी एडजॉइंट। इसमें आपका क्या है, एडजॉइंट। और इसमें आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये सारे रिजल्ट्स, एक एक रिजल्ट जो है आपको MCQ में, रीजन असर्शन में 2 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप, फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। तो इसके कोफैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे, इसके हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। देखो ये मैंने इसके कोफैक्टर फाइंड किए हुए हैं ग्रीन में। देखो A11 का कोफैक्टर कितना हुआ, A11, A12 का कैपिटल A12, A21 का कैपिटल A21, A22 का कैपिटल A22। तो मैंने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, नाउ ट्रांसपोज कर दो इसका ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज करो, कितना आएगा, A11, A12। इस रो को इस कॉलम में लिख दो। तो ये हमें जो मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी एडजॉइंट ए। ये हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। क्या मिलेगा, एडजॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वर्स को करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है।
अब देखो फाइंड, मैंने यहाँ पर एक मतलब कि लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए आपकी, और आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखो नॉर्मली ना हमने को फैक्टर निकालने सीख तो लिए, बट हमने 2x2 का नहीं सीखा। तो मान लो इसके को फैक्टर निकालने हैं। अब देखो मुझे किसके को फैक्टर निकालने हैं, मुझे निकालने हैं if 1 1 मतलब इसका को फैक्टर निकालना है, तो निकाल लो को फैक्टर। तो ध्यान से देखो 1 का है, इसको छोड़े मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बचा जी, मेरे पास बचा 4। इसके आगे क्या आएगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप इसमें कट शॉर्ट भी, ये पॉजिटिव है तो +4 आएगा। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 के को फैक्टर की। तो 2 का को फैक्टर कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2, साथ में कितना आएगा 3, ये माइनस बनेगा तो -3। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके को फैक्टर की, किसके, 3 के, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 1। ठीक है, तो लिखो जी -1 की पावर 2 + 1, कितना बच गया 2, कितना आंसर आएगा -2। अब लास्ट में किसका को फैक्टर निकालना है, 4 का को फैक्टर कितना आएगा, उसके सामने कौन है 2 + 2, साथ में कितना आएगा 1, तो +1। ठीक है, को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आ गई फिर, 4 -3 -2, जैसे जैसे को फैक्टर से मैंने लिख दिए। अब करो जी इसका ट्रांसपोज, जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 4 -3 -2 1। तो ये आपका आंसर है, तो ये आपका एडजॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी है, ये शॉर्टकट जो है ये सिर्फ 2x2 में काम करेगा, ये शॉर्टकट जो है ये सिर्फ 2x2 में काम करेगा, तो ये आपका शॉर्टकट है। तो देखो आपका एडजॉइंट है, मैंने निकाल दिया। अब देखो मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो मैंने क्या लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर क्रॉस बनाया हुआ है इसमें चेंज साइन, ये जो मैंने क्रॉस बनाया हुआ है ये क्या, इंटरचेंज। तो इसका डायरेक्टली इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एडजॉइंट ए कितना आएगा, ए दिया हुआ है, डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकालेंगे। हमने क्या करना है, इनको लेफ्ट साइड से इंटरचेंज, 4 को ऊपर लिखना है, 1 को नीचे लिखना है। ठीक है, 4 को ऊपर 1 को नीचे, मैंने इंटरचेंज लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो इनको क्या करना है, चेंज साइन, इनको क्या करना है, चेंज साइन। 2 का -2 लिखूंगा, 3 का -3 लिखूंगा, और ध्यान से देखो ये एडजॉइंटेड डायरेक्टली आ गया, ये भी डायरेक्टली है। मतलब ये जो मैंने थोड़ा सा मेहनत की थी, इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें 2x2 गिवन है। 3x3 का कोई शॉर्टकट नहीं है, 3x3 वैसे निकालना पड़ेगा, बट अगर 2x2 आता है तो आप ऐसे शॉर्टकट जो है वो कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आपको सब कुछ बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप आपको एडजॉइंट जो है वो क्लियर है, एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले देखो एडजॉइंट अभी तभी आएगा जब आपको कोफैक्टर निकालने आते हैं, कोफैक्टर हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट है जी सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट कितना है, अगर उसका डिटर्मिनेंट कितना है 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट कितना है 0। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें कितनी, 2x2। करो जी इसका डिटर्मिनेंट 8 - 8 कितना आया 0। तो यहाँ पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये कौन सी है, सिंगुलर। ये कौन सी है, सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, कितना आया 4 - 6 मतलब -2, विच एम्प्लाइज ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया। ये नॉन सिंगुलर है, ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है 0। नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है नॉन जीरो। अब इसको भी प्लीज़ एक बार नोट कर लो। तो आगे चलते हैं। अब देखो MCQs के, फिर से MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बातें, और यहाँ पर मैंने जितने भी 6-7 पॉइंट लिखे हैं, ये 6-7 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मैंने आपको 4.5 की इंट्रोडक्शन में विद एग्जाम्पल और प्रूफ भी करवाए हुए हैं। अगर आपको किसी बच्चे को दिलचस्पी है कि मुझे इनके प्रूफ्स भी देखने हैं तो प्लीज़ नीचे जो मैंने प्लेलिस्ट दी है डिटर्मिनेंट्स की, उसमें 4.5 जैसी प्लेलिस्ट खोलोगे 4.5 की इंट्रोडक्शन में ये आप सारे प्रूफ देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इनके प्रूफ्स हमें इतने काम नहीं आएंगे, हमें इनके रिजल्ट्स ज़्यादा काम आएंगे। तो ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो अगर मैं ये याद रखना ये बराबर होता है, अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूँ और एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। आई क्या यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्लीज़ इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं खुद से। अभी मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ आपको पता है वो हमारी वीडियो में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट याद रखना है, प्लीज़ ये याद रखना है, यहीं से हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला बनेगा।
और ये प्रूफ जो है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में बहुत बार आए हुए हैं कि ए मैट्रिक्स दिया होगा, वो पूछेंगे कि ए ए एडजॉइंट, मतलब यहाँ वो ये पूछ लेंगे कि ऐसा कुछ भी कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ए दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। प्लीज़ बिना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए ही कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपको मतलब ये चीज़ें आसान कर देंगे आपके MCQs वगैरह। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना यहाँ पर नॉन सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब अगर देखो नॉन सिंगुलर है मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, तो यानी कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी को मल्टीप्लाई कर दूं, तो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा। तो तीसरा मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, वो भी नॉन जीरो होगा। चाहे मैं ए बी को मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं बी और ए को मल्टीप्लाई करूँ, हमारा आंसर नॉन सिंगुलर ही आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं मैंने NCERT से निकाल के यहाँ पर लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर मैं देखो ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं ए का डिटरमिनेंट कर दूँ, मान लो वो 6 आया, बी का डिटरमिनेंट निकाल लूँ, मान लो वो 4 आया, अगर मैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूँ फिर डिटरमिनेंट करूँ, तो उसका आंसर आएगा 24। उसका आंसर कितना आएगा, 24। ये याद रख लेना प्लीज़, ये आपको मतलब कि MCQs में हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन पूछें कि ए का डिटर्मिनेंट है 4, बी का डिटर्मिनेंट है मान लो 6, वो पूछेंगे कि ए बी का डिटर्मिनेंट बताओ। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। मतलब आपको पता है कि ए अगर सिंगल का डिटर्मिनेंट गिवन है तो वो कंबाइन के डिटर्मिनेंट के भी बराबर होगा। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये पेपर में इस साल भी क्वेश्चन आया था, मतलब उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, मतलब हर बार आता है। एडजॉइंट ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं तो वो एक्चुअल में ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। n क्या है यहाँ पर, n क्या है, ऑर्डर है। मान लो यहाँ पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए का ऑर्डर है 3×3, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ए का डिटर्मिनेंट ऊपर क्या लिखूंगा 3-1, मतलब ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पेपर में आ सकती हैं। और अगर मैं आपको सही बात बताऊं, मैं आपको नेक्स्ट पेज बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा आया था, दो चीज़ों को कंबाइन करके क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कौन सा क्वेश्चन मॉडल पेपर में आता है। चलो जी, ये लास्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही एक्चुअली NCERT में एक MCQ था, वहाँ से मैंने रिजल्ट उठाया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूँ वो बेसिकली 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। मतलब अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, अगर हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 6 है, तो अगर मैं ए इनवर्स का पेपर में मुझे डिटर्मिनेंट पूछ लिया तो मैं बोलूँगा 1/6। क्या बोलूँगा, 1/6। तो प्लीज़ ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, पता कौन सी है, देखो वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमें पता कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ये होता है। ये देखो, ये हमने फॉर्मूला आज ही किया, ये रहा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, ए क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। अब मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैंने डिटर्मिनेंट को नीचे ले आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट तभी नीचे आएगा अगर ये जीरो हुआ तो फिर नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँ अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहूँ, ध्यान से देखो, ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, इसको मैंने अलग से लिख दिया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू ए, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, सिर्फ देखो, सेम वे से इस चीज़ को देखो, तो ये जो है ये बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू आई। अब ये मुझे एक फॉर्मूला की याद दिला रहा है जो हमें मैट्रिसेस में पढ़ा था, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर ये हो जाए
देन B इज इनवर्स ऑफ A। तो देयरफॉर यहां पर हमारा B कौन है? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट इज इनवर्स ऑफ A। यानी कि अगर मैं A इनवर्स का यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करूँ तो वो ये वाला, यानी कि अगर अगर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम उसका एडजॉइंट फाइंड कर लें, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है वो हम सीख चुके हैं। ये एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट ये रहा, पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट को मिलते ही उसको हम जो है डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इनवर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है, ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। यहाँ पर अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी चाहूँ, मैं क्या लिखूँगा, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट एज ए डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इनवर्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप बोलोगे नहीं करता, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0, और समथिंग अपॉन अगर 0 हुआ तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब मुझे जो आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी, मैं भूल गया। देखो हमने यहाँ के 2 रिजल्ट किए थे, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक रिजल्ट किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, ये वाला के ए इज इक्वल टू के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये वाला। और जो हमने ये वाला किया, ये वाला, मैं अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, ये वाला एडजॉइंट है, 2 चीज़ लिखता हूँ। देखो के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के की पावर n इंटू ए क्या है, n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आल्सो आपको ये भी पता है एडजॉइंट ए कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये लिखा है ना मैंने, ठीक है। अब पेपर में इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आया था, पता क्वेश्चन क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है मान लो 2, इसके मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने एडजॉइंट 3a की वैल्यू पूछी थी, एडजॉइंट 3a की, ठीक है। अब आपको पता है एडजॉइंट 3a इस अकॉर्डिंग कितना आएगा, 3a की पावर, अब यहाँ पर a जो था, a था एक 3x3 मैट्रिक्स, a जो था वो 3x3 मैट्रिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, तो आपको पता है इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर करता हूँ, आपको पता है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एडजॉइंट 3a की, ये MCQ था, ठीक है। देखना क्वेश्चन का लेवल, इसका आंसर कितना आएगा, 3a की पावर n-1, मतलब इसका ऑर्डर कितना 3-1, कितना आएगा 3a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है 2। अब इस फॉर्मूला से हमें पता है कि के का डिटर्मिनेंट कितना होगा, k की पावर n कितना होगा, 3 की पावर n कितना है हमारा 3 का a का ऑर्डर कितना है 3, और साथ में क्या लिखूंगा, a का डिटर्मिनेंट, अब उसका क्या है स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने 3a का डिटर्मिनेंट जो है उसको लिखा है, कितना होता है k की पावर n, तो यहाँ पर 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 की पावर 3 a डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है कि a का डिटर्मिनेंट कितना है, वो कितना है 2। अब आप इसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो, 3 3 9, 3 27 इंटू 2 54 इंटू 54 इंटू 54 कितना होता है, एक बार कर ही लेते हैं, 54 इंटू 54 2916। तो मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको आया था, ये मैं CBSE 2023 या 24 का पेपर होगा, उसमें जो क्वेश्चन आया था। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, देखो कोई भी किसी भी पॉइंट पर कभी भी कोई डाउट हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ विद टाइम लिखा करो। टाइम से क्या होता है कि जो डाउट आप पूछना चाहते हो
कई बार वो आपके कमेंट से मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं फिर उस पर्टिकुलर जगह पर देखता हूँ तो मुझे वो डाउट समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, और मैं हमेशा आपका आंसर करता हूँ। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारा 4.6 और सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन 99% श्योर है। ठीक है, MCQ कई बार इधर उधर हो सकता है, बट ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है कि आएगा पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब देखो एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, मैट्रिसेस जो है वो बहुत जगह प्रोग्रामिंग में वगैरह में यूज़ होता है, बट हमें उस पर नहीं जाना। हमारी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये जो है ये इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड हमने 10th में शायद सुना है, याद करो हमने 10th में सुना है। वहाँ पर हम क्या कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, वन और मोर सोल्यूशन को। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद करो अगर लाइंस एक दूसरे को कट कर जाएं तो हम बोलते थे वन सोल्यूशन, बोलते थे। याद करो अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं तो हम बोलते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, नो सॉल्यूशन। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? यस पढ़ा है। तो फिर दोबारा क्यों पढ़ना है? ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने 10th में पढ़ा है तो फिर हम दोबारा क्यों पढ़ें। और ये क्वेश्चन जो है ये लाजमी आपके मन में होना भी चाहिए। देखो हमने 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। मान लो 2x + 3y, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 8, 3x + 4y इज इक्वल टू मान लो 9। इसको हम सॉल्व करते थे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, सब कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर हम दोबारा क्यों सीख रहे हैं? अगर यही इक्वेशन मैं ऐसे डाल दूँ, मान लो यही इक्वेशन मैं ऐसे डाल दूँ, वैसे लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, x और y हैं, ये 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए, कम एफर्ट्स हैं। यहाँ पर थोड़े से और ज़्यादा एफर्ट हैं। अगर यहाँ पर मैं 4 वेरिएबल कर दूँ तो 4 इक्वेशन आएंगी, और ज़्यादा एफर्ट बन जाएंगे। 5 वेरिएबल डाल दूँ, 5 इक्वेशन आएंगी, और ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। तो उन एफर्ट्स को कम करने के लिए देखो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमें किस तरह से आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा इक्वेशंस लिख दूँ यहाँ पर तो वो सॉल्व करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगी पुराने मेथड से। तो इसलिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की हेल्प से हम जो है वो इन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट यही है, बस इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। मतलब ये तो मैंने आपका क्यूरियोसिटी शांत किया कि हम नया मेथड क्यों सीखें, क्योंकि नए मेथड से हम बहुत ज़्यादा आगे जाके इक्वेशंस अगर आ जाएं तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। हम ये देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये लिख लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये A लिखेंगे हम, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद वेरिएबल्स वाली देखो इसका ऑर्डर होगा 3x3 हमेशा, इसका ऑर्डर होगा हमेशा 3x1, इसका ऑर्डर हमेशा होगा 3x1। अगर ये बाय चांस, अगर जो बाद में बताऊँगा, एक मैट्रिक्स लिखेंगे हम x, जिसमें हम वेरिएबल्स लिखेंगे जैसे ए की x y और z, फिर ये कॉन्स्टेंट्स वाली है जिसमें राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख पाएंगे। देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या था, कैसे लिखेंगे, ax = b। ये कैसे आया, देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखना। मैं आपको जस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट देखो आपको पता है मल्टीप्लाई ये पॉसिबल है, ये हमने मैट्रिक्स में सीखा हुआ है, ये सेम है। ऑर्डर कितना बनेगा, ये क्या है हमारा ऑर्डर कितना बनेगा, 3x1। मल्टीप्लाई करो इस रो को इस कॉलम के साथ, a1x + b1y + c1z, ये इज इक्वल टू दिया हुआ b कौन है हमारा, d। ठीक है, सेम इसको करो, a2x + b2y + c2z किसके इक्वल है, d2 के। a3x + b3y + c3z किसके इक्वल है, d3 के। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ।
मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। हाँ, आपकी यहाँ पर एक क्वेरी हो सकती है, अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से आ जाए, बस ये दो वाला ही आ जाए, तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसी होगी? ये A1 B1 A2 B2। ये कैसी होगी? X और Y, Z नहीं होगा। ये कैसा होगा? D1 D2, D3 नहीं होगा। 2x1 2x1 2x2, तो इस तरह से आएगा। तो प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो यानी कि अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। लिखना सीख लिया, अब इसका प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, AX इज इक्वल टू, ये टेबल का ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल का पहले आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो देखो, यहाँ से हमारे सामने दो सिचुएशंस आएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब नॉन सिंगुलर आया, ठीक है, तो इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो फिर तो इस ए को मैं उठा के यहाँ पर ले जाऊँगा इसके आगे, मतलब ये क्या बनेगा? ये ध्यान रखना कि A इन्वर्स B लिखना है। ऐसा ना हो कि पेपर में आप ये लिख के आओ B इंटू A इन्वर्स, ये गलत है। ये इसके आगे ही रहेगा, ठीक है। तो A इन्वर्स B, अब A इन्वर्स आपने कैलकुलेट करना आपको आता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास, अब आपको पता है सेंस इन्वर्स जो होता है वो मैट्रिक्स का एक ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो भी, वो भी कितना आएगा? वन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर हमारे पास वन सोल्यूशन आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरी तरफ आ जाओ, सर ये जो थोड़ी ना कि ये डिटर्मिनेंट हमें ज़ीरो नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट कितना आ जाए? ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ गया तो हमारा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स तो फिर आएगा नहीं। अगर इन्वर्स नहीं आया तो हम एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर A इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई किया था, हम एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई करें, वो कितना आना चाहिए? नॉन ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। बस हमारा इतना ही करना है हमें, ये वाला पार्ट हमें नहीं करना। ये वाला पार्ट आपका आउट ऑफ सिलेबस है। देखो, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, मैंने इसलिए बताया कि कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर अगर एडजॉइंट A इंटू B ज़ीरो आ गया, देखो अगर ज़ीरो आ गया ना तो इसके या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन, बट ये आपका सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, हम यहाँ तक करेंगे। देखो, अगर तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो फिर तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब वन सोल्यूशन ही है। अगर ज़ीरो आ गया तो हम देखेंगे कि एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो आया, तो हम क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन ही है। इसका आप जैसे मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट पूरा खत्म है, और इस क्वेश्चन को अपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100 मतलब 99% या 90 कुछ मैं एरर्स मान के चल रहा हूँ कि इधर उधर क्वेश्चन ना हो जाए, बट 99% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में आएगा। सॉल्यूशंस आपको पता है ऑलरेडी, सारा चैप्टर जो है विद एग्जांपल्स, NCERT की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे फुल अपलोडेड हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप उसको 1.5x पर देख सकते हो। तो ये मेरे कम्प्लीटली एफर्ट्स हैं। इसको थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैंने इसीलिए NCERT एग्जाम्पलर को भी इंक्लूड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो, सोल्यूशन हमारे पास पहले से ही है, रिवीजन आप यहाँ से अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आप NCERT एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन करना, ठीक है। आपको बिलीव मी, आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस वे से पढ़ाई करोगे क्लास 12th की। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म है। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, मतलब फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसके साथ अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर करो। क्लास 10th का भी सिलेबस सारा अपलोडेड है, क्लास 11th का भी सिलेबस अपलोडेड है। तो प्लीज़ अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। इसमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अपना काम जो है और भी जोश और भी मोटिवेट होकर कर पाऊँ और भी अच्छे तरीके से कर पाऊँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।